Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to PN Institute online class. My name is Devesh Parmar and today I am going to explain you standard 10 chapter 8 natural resource. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं कि जो टॉपिक दिया है नेचुरल रिसोर्स, तो रिसोर्स किसे कहेंगे, है ना. और जो जो चीज़ें नेचर में से मिलती है उसे हम नेचुरल कहेंगे. और रिसोर्स तो नेचर में से मिलती हुई सारी चीज़ें. अभी रिसोर्स क्या है तो वो हम देखेंगे. चलो, तो फर्स्ट पॉइंट हमें जो दिया है कि भाई रिसोर्स किसे कहा जाता है तो वो हम समझेंगे, है ना. फर्स्ट हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है तो फर्स्ट ही बताया गया है कि इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, जितनी भी नेचुरल एलिमेंट्स है ना, तो वो सारी चीज़ों को हम रिसोर्स कहते हैं, नहीं कहते हैं. क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि चीज़ें तो बहुत सारी है, पर कुछ ही चीज़ है जो रिसोर्स बनती है. कब बनती है तो उसको समझाने के लिए ये दिया गया है हमारे चैप्टर का जो फर्स्ट पैराग्राफ, उसमें इसको डिफाइन किया है कि हम रिसोर्स किसे कहेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट है दीज आर यूटिलाइज बाय मैन थ्रू हिज स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज. कि जो जो नेचुरल थिंग्स है, नेचुरल एलिमेंट है, वो हमारे लिए कब वो रिसोर्स बनता है, कब हम उसको रिसोर्स कह सकते हैं. तो हम जो ह्यूमन बीइंग है उसको क्या करते हैं, हमारा नॉलेज लगाते हैं, हमारी जो एक्सपर्टाइज है, और उसके द्वारा वो सारे रिसोर्स को हम यूज़ करते हैं, उसमें से हम हमारे लाइफ में उसको यूज़ करते हैं, तब जाके वो हमारे लिए रिसोर्स बनता है. जैसे कि भाई पहले भी ट्री थे, दुनिया में पहले भी थे, पर फिर हमने दिमाग लगाया और कि भाई इसमें से हम घर बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, और वो बनाने की शुरुआत हुई. तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग जो अपना नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज लगाता है और वो एलिमेंट यूज़ करता है, तब जाके ये रिसोर्स बनता है. सेकंड पॉइंट बताया इसमें ही कि मैन जो है वो रिसोर्स पे, जो नेचुरल थिंग्स है उसी पर डिपेंडेड है ना. हमारे ह्यूमन नीड जो है वो सारी ह्यूमन नीड फुलफिल कैसे होती है, नेचर से. नेचर के बिना हम जी नहीं सकते, है ना. तो हमारे इन जो सारी चीज़ें वो नेचर से ही मिलती है. फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल हमारी जो कैपेसिटी है उसको यूज़ करके हम उसमें से चीज़ें अलग अलग बनाते हैं, और तब जाके वो हमारे लिए क्या बनता है, रिसोर्स बनता है. ओके, तो इन दिस वे वी कैन से दैट दोज थिंग विच फुलफिल आवर नीड्स, दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स, है ना. मेन हमें ये ध्यान रखना है कि भाई रिसोर्स इन शॉर्ट में किसे कहा जाता है, तो नेचर में से जो चीज़ मिलती है और वो हमारी नीड को फुलफिल करती है, और उसमें हमने क्या किया, हमारा नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज यूज़ करके उसको हमारे लिए यूज़फुल बनाया, दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स. ओके, तो समझ में आ गया. इस तरह से पहला डेफिनेशन दिया है रिसोर्स का, और वो नेचर से मिला इसलिए हम उसको नेचुरल रिसोर्स कहेंगे. पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सबको रिसोर्स नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते, तो जैसे आगे बताया कि दुनिया में तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, पर हम सबको रिसोर्स क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब तक हम उसको यूटिलाइज ना करें तब तक वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं बनता. जैसे कि पहले भी अर्थ के अंदर मिनरल्स थे, आयरन और था, है ना, कोल था, पेट्रोल था, सारी चीज़ें अर्थ के अंदर थी, पर हमें वो पता नहीं थी. जब हमने हमारा नॉलेज लगाया, जब हमने उसको वहाँ से बाहर निकाला, तब जाके वो हमारे लिए क्या बन गया, रिसोर्स बन गया. ओके, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके अंदर मेन तीन के बीच में इंटरेक्शन होता है रिसोर्स के अंदर, दैट इज़ नेचर, मैन एंड कल्चर, है ना. ये तीन के बीच में इंटरेक्शन होने के कारण सारा रिसोर्स हम बनाते हैं. चलो, तो फर्स्ट पॉइंट ये दिया गया है. ये जो चैप्टर है उसमें से आपको सेक्शन सी यानी 3 मार्क के क्वेश्चन आंसर जो आते हैं उसमें आता है, तो देखेंगे हम. और नेक्स्ट पॉइंट है, अभी ये जो रिसोर्स है उसको हम अलग अलग तरीके से उसको यूज़ करते हैं. यूज़ क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट दिया है रिसोर्स एज फूड, है ना. हमारा जो खाना पीना हम जो मिलता है खाने का, तो वो कहाँ से, हाँ, स्विगी या जोमेटो से नहीं, पर रिसोर्स से मिलता है, नेचर से मिलता है, तब जाके वो हमारे लिए तैयार होता है. बराबर. तो जो जो चीज़ें हमें नेचर से मिलती है
खाने के लिए, जैसे कि तो यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया है क्या क्या चीज़ें हमें नेचर से मिलती है। बहुत सारे हैं, जैसे कि फ्रूट्स जो ग्रो होते हैं नेचुरली, तो उसी को हम नेचर से मिलता है। देन बहुत सारे क्रॉप्स जो है, तो एग्रीकल्चर में हम क्रॉप ग्रो करते हैं, तो वहाँ से हमें खाना मिलता है। अगर ग्रेन्स ग्रो नहीं होगे तो हम कुछ खा नहीं पाएंगे, है ना। फिर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, जो एनिमल है वहाँ से हम मिल्क यूज़ करते हैं, तो वो मिल्क प्रोडक्ट भी इसमें से बनाई जाती है। बहुत सारी चीज़ें बनती है, घी, दही, बटर, चीज़, है ना, बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी हमें मिल्क में से मिलती है। तो मिल्क एंड उसमें से बनती हुई अलग अलग प्रोडक्ट। देन मीट, जो डोमेस्टिक एनिमल है तो उसको हम मीट, जो नॉन वेज फूड है उसमें भी हम जो यूज़ करते हैं एज अ फूड, तो वो भी हमें नेचर से मिलता है। इसके अलावा फिश, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, देन हनी फ्रॉम हनी बीज एट्सेट्रा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नेचर से मिलती है और उसका यूज़ हम कैसे करते हैं एज अ फूड। तो ये सारी चीज़ें हमारे खाने के अंदर हम यूज़ करते हैं। चलो, नेक्स्ट पॉइंट है रिसोर्स एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, है ना। अभी बहुत सारी चीज़ें जो है हम वो कैसे यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल, और वो हम नेचर से ही लेते हैं। आपने आगे भी पढ़ा होगा ना, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। यस, तो ये जो यहाँ पे बताया गया है कि हम रॉ मटेरियल में उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि भाई अगर हमें कोई चीज़ कंपनी में बना रहे हैं, फैक्ट्री में कोई चीज़ तैयार कर रहे हैं, और उसका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है, तो भाई वो भी नेचर से। जैसे हम कपड़े जो पहनते हैं तो किस में से बनेंगे, कॉटन में से। तो कॉटन जो है वो कैसा है, नेचुरल रिसोर्स है। वो फिर कंपनी में जाता है, वहाँ जाके उसमें से शर्ट, टी शर्ट सब तैयार होता है। ओके, तो एज अ रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती है, उसमें से भी अलग अलग चीज़ें बनती है। जैसे कि बम्बू है, तो बम्बू जो ट्री होता है बम्बू का, तो उसमें से भी हम बहुत सारी अलग अलग टोपला, टोपली और वो सब बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसमें भी यूज़ किया जाता है ना। एग्रो प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट है, जैसे हमने कॉटन की बात की। फिर वीट है, तो वीट में से हम बिस्किट बनाते हैं, सीरो, लापसी, है ना, बहुत सारी चीज़ें उसमें से बनती है। देन वूल, एनिमल का जो फर है वो वूल में से हम स्वेटर बनाते हैं। हाइड्स, हाइड्स यानी चमड़ा जो एनिमल का यूज़ करते हैं, तो उसमें से बेल्ट, फिर शूज़ और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें मिलती है वो हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ में मिनरल और यूज़ होता है, तो वो सारे जो मिनरल्स है वो भी हम रॉ मटेरियल के फॉर्म में निकालते हैं, और उसमें से फिर इंडस्ट्री में अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है। ओके, तो सेकंड पॉइंट है रॉ मटेरियल। तो इस तरह से हम अलग अलग चीज़ें रॉ मटेरियल की यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट है रिसोर्स एज अ एनर्जी रिसोर्स। तो बहुत सारी चीज़ें हम एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं नेचर में से। तो उसमें दो टाइप के, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, है ना। तो दोनों तरीके से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो ये हम देखेंगे यहाँ पे कि कहाँ कहाँ से हम रिसोर्स को यूज़ करते हैं जिससे हमें एनर्जी जनरेट हो। तो देखो, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एक ऐसा है नॉन रिन्यूएबल, ये रिन्यू नहीं होता। एक बार हमने उसको यूज़ किया फिर वो ख़त्म हो जाता है ना, लिमिटेड होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एनर्जी जनरेट करने के लिए। दूसरा, इसके अलावा जो अनलिमिटेड है उसमें आएगा सोलर इंसोलेशन यानी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सी वेव्स, टाइड्स एंड एब्स एंड वाटरफॉल, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं। तो इस तरह से भी हम ये नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करते हैं, बराबर। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हमने देखे कि इस तरह से हमारा यूज़ है। तो ये 3 मार्क के क्वेश्चन में कई बार पूछ सकते हैं कि भाई रिसोर्स का यूज़ क्या है, बताओ, एक्सप्लेन करो। तो ये 3 पॉइंट हमें इसमें लिखने हैं। पहला है रिसोर्स एज अ फूड। तो इन शॉर्ट कुछ
याद रखने जैसा है नहीं, है ना। हम खाना रोज़ जो खाते हैं, जो जो नेचर में से चीज़ें मिलती है वो खाते हैं, वही चीज़ इसमें बतानी है हमें कि क्या क्या हम खाते हैं, क्या मिलता है नेचर से। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मीट, फिश, हनी, है ना। तो ये सब हमें पता ही है। सेकंड, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल में क्या क्या मिलता है नेचर से, तो फॉरेस्ट में से भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। एग्रो प्रोडक्ट, वुड, हाइड, जो एनिमल का मीट अवेलेबल होता है, देन मिनरल और जो हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। तो ये सारा हो गया रॉ मटेरियल। थर्ड पॉइंट है एनर्जी रिसोर्स। अभी एनर्जी रिसोर्स जो है उसमें दो टाइप के यहाँ पे बताया है। एक जो लिमिटेड है, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, उसमें से हम एनर्जी जनरेट करते हैं। दूसरा है सोलर एनर्जी, विंड, सी वेव्स, टाइड्स एंड एब्स एंड वाटरफॉल। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे एनर्जी जनरेट करने के लिए। ओके, अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। अभी ये सारे जो रिसोर्स हैं हमारे, तो उसको हमने क्लासिफाइड किया है। तो तीन तरीके से हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक तो ओनरशिप के बेस पे, दूसरा है रीअवेबिलिटी के बेस पे, और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे। तो ये तीन हम टाइप्स यहाँ पे देखेंगे कि हम किस तरह से उसको क्लासिफाइड किया है। उसमें से पहला है ये जो ओनरशिप के बेस पे है। तो ओनरशिप यानी क्या, मालिकी। एकदम इजी टॉपिक है, हाँ ना। खाली अगर हम कंसेप्ट समझ ले तो भी हमें इजी से याद रह जाए, ऐसी चीज़ है कि भाई ओनरशिप यानी क्या, तो मालिकी। तो मालिकी किस किस की हो सकती है, तो तीन लोग मालिक हो सकते हैं कोई भी चीज़ के। यानी कि फर्स्ट है इंडिविजुअल रिसोर्स, सेकंड नेचुरल रिसोर्स, एंड थर्ड ग्लोबल रिसोर्स। कि भाई इस दुनिया में कोई भी चीज़ हो, किसकी होगी, एक तो हमारी खुद की होगी। तो अगर इंडिविजुअल रिसोर्स है तो क्या हो सकता है कि भाई कोई फैमिली या इंडिविजुअल पर्सन का हो। उसका एग्जांपल क्या, जैसे हमारा लैंड है, हमारी बिल्डिंग है, हाउस है, तो वो सब क्या आएगा, वो आएगा हमारे इंडिविजुअल रिसोर्स में। सेकंड है नेशनल रिसोर्स, यानी हमारे देश का जो रिसोर्स है, जो भी चीज़ें कंट्री या रीजन के द्वारा ओन करती है, तो उसको हम बताएंगे क्या, भाई देश का क्या है। तो जैसे हमारी आर्मी है तो पूरे देश के लिए काम करेगी, तो उसके मालिक कौन हुए, पूरा देश हुआ, है ना। एंड इंटरनेशनल ट्रेड, तो हमारा जो ट्रेडिंग होता है तो वो भी इंटरनेशनल ट्रेड जो हुआ वो भी हमारे कंट्री का है। तो उससे हम कौन सा रिसोर्स कहेंगे, नेशनल रिसोर्स। एंड थर्ड इज ग्लोबल रिसोर्स, जो दुनिया का है। ऐसी चीज़ें फिजिकल एंड नॉन फिजिकल जो पूरे वर्ल्ड के लिए और ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ों को हम कहेंगे ग्लोबल रिसोर्स। जो भी कोई भी चीज़ है, जैसे कि कॉमन ओनरशिप रहती है, तो वो पूरे दुनिया के लिए जैसे काम करते हैं, जैसे WHO काम करता है तो सबके लिए करता है ना। यूनाइटेड नेशन है तो वो पूरे वर्ल्ड के लिए जो काम किया जाता है, तो इसको भी हम ग्लोबल रिसोर्स कह सकते हैं। चलो, तो इस तरह से फर्स्ट पॉइंट है बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप में तीन चीज़ें आएगी, इंडिविजुअल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स एंड ग्लोबल रिसोर्स। इंडिविजुअल यानी खुद का, लाइक लैंड, बिल्डिंग। नेशनल यानी देश का हो, जैसे कि आर्मी। एंड थर्ड ग्लोबल रिसोर्स, जो ह्यूमन वेलफेयर, दुनिया के लिए काम करता हो वो, बराबर। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ये जो रिसोर्स है उसको हम जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ ही जगह पे मिलती है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हर जगह पे मिलते हैं, तो उसके लिए हमने उसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला है यूनिवर्सल रिसोर्स, है ना। यूनिवर्सल रिसोर्स यानी क्या, पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी जाओ सब जगह पे मिलता है ना। तो ऐसा क्या है, जो गैसेस है, अगर हम देखते हैं कि पूरे एनवायरनमेंट के अंदर एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होते हैं, तो उसमें जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो आप कहीं पर भी जाओ दुनिया में ऑक्सीजन हर जगह मिलेगा। तो ऐसा जो रिसोर्स है उसे हम कहेंगे यूनिवर्सल रिसोर्स। सेकंड है जनरली अवेलेबल रिसोर्स। तो ऐसा कि जो इजीली अवेलेबल है, जैसे कि भाई लैंड, वाटर, पेस्चर लैंड, सॉइल, तो ये सारी चीज़ें कैसी है, इजीली अवेलेबल है ना। आप कहीं पर भी जाओ मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा।
तो उसे हम कहेंगे जनरली अवेलेबल रिसोर्स। थर्ड है रेयर रिसोर्स। रेयर रिसोर्स यानी कैसा, बहुत कम हो, है ना, जो आर लिमिटेड प्लेसेस, है ना, कि अवेलेबल है पर हर जगह नहीं मिलता, वो कुछ लिमिटेड प्लेस पे होता है। जैसे कि मिनरल लाइक कोल, पेट्रोल, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम, है ना, अगर हर जगह से निकलता तो सब पैसे वाले बन जाते। तो इसलिए भगवान ने भी क्या किया है, उसको लिमिटेड रखा है ना। चलो, तो रेयर रिसोर्स किसे कहेंगे, तो ऐसा रिसोर्स जो लिमिटेड प्लेस पे है, जैसे कि कोल, पेट्रोल। एंड लास्ट है सॉलिटरी रिसोर्स। सॉलिटरी यानी कैसा, कि जो दुनिया में एक या दो ही चीज़, दो ही जगहों पे हमें दिखाई देता हो, ऐसी कोई चीज़ है तो उसे हम कहेंगे सॉलिटरी रिसोर्स। और ऐसा है, यस, ग्रीनलैंड के अंदर क्रायोलाइट जो एक होता है, और ये चीज़ ऐसी है कि पूरी दुनिया में एक ही जगह पे मिलती है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सॉलिटरी रिसोर्स। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो इसके ये 4 पॉइंट रहेंगे। कौन से है, यूनिवर्सल रिसोर्स, जनरली अवेलेबल रिसोर्स, रेयर रिसोर्स एंड सॉलिटरी रिसोर्स, कि जो भाई दुनिया में हर जगह पे है, क्या, तो गैस। दूसरा है जनरली अवेलेबल रिसोर्स, कि कैसा है भाई, इजीली अवेलेबल है, लैंड, वाटर। तीसरा है रेयर रिसोर्स, तो अवेलेबल है पर लिमिटेड प्लेस पे है, लाइक कोल, पेट्रोल। एंड लास्ट है सॉलिटरी रिसोर्स, जो दुनिया में एक या दो जगह पे मिलता है। एग्जाम्पल दिया है उसका क्रायोलाइट इन ग्रीनलैंड, है ना। तो इस तरह से ये सेकंड टाइप उसका हुआ ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चलो, थर्ड देखते हैं। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेलेबिलिटी। तो जो भी रिसोर्स है, आगे हमने जैसे देखा, वो दो टाइप के रहेंगे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। उसको एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल भी कहेंगे, है ना। ऐसा डिफरेंस भी पूछ सकते हैं कि भाई रीअवेलेबिलिटी के हिसाब से आप डिफरेंस बताओ, रिन्यूएबल किसे कहेंगे, नॉन रिन्यूएबल किसे कहेंगे, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह से रीअवेलेबिलिटी हम देखें तो उसमें दो टाइप रहेंगे, उसमें रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स किसे कहेंगे, तो जो हम उसको रीन्यू कर सकते हैं, उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। ऐसी जो चीज़ें हैं जो कभी एकदम से ख़त्म नहीं होती, वो अनलिमिटेड है। जैसे कि एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, अनलिमिटेड। आप जितना चाहो उतना उसमें से एनर्जी जनरेट कर सकते हो, वो ख़त्म होने वाला नहीं है। ऐसे ही बर्ड्स, ट्रीज़, अगर ट्रीज़ आप काटोगे वो वापस ग्रो हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है कि वो अपने आप रीयूज़, वो अपने आप पैदा हो जाती है ना, वो डेवलप हो जाती है, उसको हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये ऐसी चीज़ें होती है जो अनलिमिटेड होती है। सेकंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स किसे कहेंगे, तो ऐसा रिसोर्स कि जो लिमिटेड है, एक बार अगर हम यूज़ करते हैं तो वापस उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। कि भाई हमने 1 लीटर पेट्रोल गाड़ी में डाला और चला के आएंगे तो वापस उसमें से फिर हम वो पेट्रोल नहीं निकलेगा, है ना, वो पूरा हो जाएगा। तो वो लिमिटेड होता है, उसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते। पर वाटर क्या है, रिन्यूएबल है, पानी को हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से रीअवेलेबिलिटी के 2 पॉइंट बनेंगे। अंडरस्टैंड, रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल किसे कहेंगे, जो रीयूज़ हो सकता है। एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बर्ड्स, ट्रीज़, बायो रिजर्व्स, वो सारी चीज़ें। देन नॉन रिन्यूएबल, जो एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या है, तो जो गैस यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस, पेट्रोल एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ को हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें ऐसे अलग अलग भी हमको पूछ सकते हैं, या फिर तीनों का साथ में भी क्लासिफिकेशन आ सकता है। तो दोनों तरीके से एक क्वेश्चन हो सकता है कि भाई रिसोर्स को क्लासिफाइड करो, तो हमें ये तीनों पॉइंट एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, है ना। पहला क्या है, ओनरशिप, दूसरा रीअवेलेबिलिटी एंड थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से ये 3 टाइप के रिसोर्स हमने यहाँ पे देखे।
हाँ, तो लास्ट हमने जो देखा कि जो रिसोर्स है ना, उसके रिसोर्स के टाइप्स देखे। अभी आगे है कि जो ये सारा हमने रिसोर्स देखा कि वे किस तरह से हम रिसोर्स को यूज़ करते हैं। बहुत सारे रिसोर्स है, तो उसको हम फूड में, रॉ मटेरियल में, एनर्जी रिसोर्स में, सब में यूज़ किया जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा अभी? प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, है ना, कि ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास, पर वो कैसी है? लिमिटेड है। ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड वाइल द रिसोर्स आर लिमिटेड। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि दुनिया में चीज़ें तो बहुत सारी है, पर वो कैसी है? लिमिटेड है। और हमारी जो नीड्स है, हमारी जो विश है, वो बहुत ज़्यादा है, वो अनलिमिटेड है, वो कभी पूरी नहीं होती। तो इस तरह से अगर हम यूज़ करते गए तो आगे जाके क्या होगा कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि ये सारा रिसोर्स हमारा ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए हमें ये करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा बताया कि आज डेवलपमेंट हम देख सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितने हम आगे बढ़ गए हैं, मॉडर्नाइजेशन हुआ है। तो जितना टेक्नोलॉजी बढ़ा, जितना साइंस बढ़ा, तो उसके साथ साथ हम वो रिसोर्स को भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि आगे जाके रिसोर्स ख़त्म हो सकता है। थर्ड पॉइंट बताया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। अभी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना रिसोर्स का यूज़ भी ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना हमें क्रॉप भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम सभी लोगों को खाना दे पाएंगे, है ना। तो वो भी एक रीज़न है। एंड लास्ट है कि अभी ये जो हमें कंजर्वेशन करना है, आगे के 3 पॉइंट बताए, वो क्या बताए कि भाई क्यों रिसोर्स जो है उसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसको कंजर्व करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा। और ये हमारी ड्यूटी रहेगी, है ना, कि भाई ऐसे नहीं कि खाली गवर्नमेंट करे, ये हमारी भी एज ए सिटीज़न, वो हमारी भी ड्यूटी रहती है कि जितना भी ये रिसोर्स है उसको हम कंजर्व करें। ओके, तो मेन यहाँ पे ये बताया है प्लानिंग एंड कंजर्वेशन में, स्टार्टिंग में ये बताया कि क्यों हमें ये कंजर्व करना चाहिए। तो आज हमारी जो नीड्स है वो अनलिमिटेड है, पर सामने रिसोर्स लिमिटेड है। दूसरा है कि जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो उसके साथ साथ हमारा यूज़ भी रिसोर्स का बढ़ गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, तो उसके कारण भी हमारा जो रिसोर्स का यूज़ है वो बढ़ जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंजर्वेशन, और ये ड्यूटी रहेगी सभी लोगों की, तभी जाके हम फ्यूचर जनरेशन को रिसोर्स दे पाएंगे, वरना। चलो, तो आगे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट बताया है प्लानिंग फॉर दी कंजर्वेशन, कि अब जो कंजर्वेशन को हमें प्लान करना है तो उसके लिए क्या क्या करने चाहिए। तो 7 पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं, वो हम देखेंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा भी जाता है ना, कि भाई किस तरह से हमें जो कंजर्वेशन है उसको प्लान करना चाहिए, क्या करेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास रिसोर्स के रिलेटेड, कि भाई हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्स है वो कितना हमने यूटिलाइज़ किया, कितना अनयूटिलाइज है, एंड कितना प्रोबेबल है कि भाई कितना हमने अभी तक यूज़ कर दिया है, यूटिलाइज। दूसरा अनयूटिलाइज, कि भाई अभी है हमारे पास पर हमने यूज़ नहीं किया है। एंड लास्ट जो प्रोबेबल, कि भाई इतना अभी हमारे पास और है। तो इस तरह से जो यूटिलाइज, अनयूटिलाइज एंड प्रोबेबल, ये सारे रिसोर्स को हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी इंफॉर्मेशन हमें गैदर करनी पड़ेगी। सेकंड है, जो भी रिसोर्स है पर वो कैसा है? लिमिटेड है, अरे ज़्यादा नहीं है हमारे पास। वो हमने देखा था कि रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है वो कैसे है? लिमिटेड है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं जैसे कि भाई कोल, पेट्रोल, है ना, तो ये सब कैसा है? लिमिटेड है। तो हमें उसको यूज़ कैसे करना है? साइंटिफिकली, कि भाई बने उतना हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे पेट्रोल है, हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, अगर ट्रैफिक सिग्नल आता है और ज़्यादा सेकंड है तो हम वहाँ पे गाड़ी बंद कर सकते हैं। हमारे घर से नज़दीक वाला एरिया है तो वॉकिंग करके जा सकते हैं, उसमें हमें गाड़ी यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से उसको एक प्रॉपरली साइंटिफिकली अगर हम यूज़ करें तो हम रिसोर्स को बचा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि हमें ऐसा अटेम्प्ट करना चाहिए कि जितना भी रिसोर्स है उसको हम इंक्रीज़ कर सके। बहुत सारा रिसोर्स ऐसा है कि भाई वो लिमिटेड है,
और उसको हम ज़्यादा कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, तो हमें उसको बढ़ाने का ट्राई करना चाहिए। चौथा पॉइंट है, जो भी रिसोर्स चीपर एंड इजीली अवेलेबल है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि हमें इजीली मिल जाती है। जैसे पानी हमारा आता है, गवर्नमेंट हर घर पे पानी पहुंचाता है, तो इजीली अवेलेबल है, हमें हर घर पे मिलता है। तो रिसोर्स तो है हमारे पास, इजीली अवेलेबल है, तो इसको हमें क्या नहीं करना है, नॉट टू बी वेस्टेड, है ना, उसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए। एंड इस तरह से हमें रिसोर्स को यूज़ करना है कि आगे की जनरेशन को भी वो मिल सके। फ्यूचर जनरेशन जो है उसको भी एज़ इट इज़ हम एनवायरनमेंट दे, ऐसे ही एज़ इट इज़ रिसोर्स भी दे, तो वो भी ज़रूरी है। तो इस तरह से 4 पॉइंट बताए। पहला बताया क्या करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, यूटिलाइज, अनयूटिलाइज एंड प्रोबेबल, तो ये सारे रिसोर्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। दूसरा पॉइंट है, जो लिमिटेड रिसोर्स है वो उसको हमें क्या करना है, साइंटिफिकली यूज़ करना है। थर्ड पॉइंट है, जो भी रिसोर्स ऐसा है कि जिसकी क्वांटिटी कम है, लिमिटेड है, तो उसको हमें बढ़ाने के लिए ट्राई करना चाहिए। एंड चौथा है, जो चीपर एंड इजीली अवेलेबल है, तो ऐसे रिसोर्स को हमें वेस्ट करना नहीं चाहिए। ओके, चलो ये 4 समझ में आ गए। आगे दूसरे 3 हैं, देखते हैं। पांचवा है कि हमारे पास कुछ रिसोर्स है जो लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो उसके लिए हमें ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना चाहिए। जैसे कि अगर जैसे हम पेट्रोल वाली गाड़ियाँ यूज़ करते हैं तो वो लिमिटेड में है ना, कोल पेट्रोल ये लिमिटेड है। तो ये रिसोर्स जो हमारा लिमिटेड है उसके लिए हमने ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढ लिया। क्या, तभी सीएनजी आ गया, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई, तो इससे क्या हुआ, पेट्रोल का यूज़ कम हो गया। तो ऐसे हमें ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी ढूंढने चाहिए। 6 है, नेसेसरी लॉ शुड बी फॉर्म, हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छे से लॉ फॉर्म करने पड़ेंगे और उसके साथ साथ उसका एनफोर्स भी स्ट्रिक्टली हो, लोग फॉलो भी उसको स्ट्रिक्टली करें, वो भी ज़रूरी है। वो कब होगा कि जब हमारे पास ऐसे कोई भी कुछ लॉ तोड़ा जाता है, उसको स्ट्रिक्टली पनिशमेंट मिलती है, तो दूसरों को लगेगा कि हाँ ये नहीं करना चाहिए हमें, पर हमें भी पनिशमेंट होगी। तो ऐसे जो लॉ फॉर्म किए जाते हैं वो फॉर्म करने हैं, एंड प्लस उसमें हमें स्ट्रिक्टली उसका एनफोर्स भी होना चाहिए। लास्ट पॉइंट है, सिटीजन शुड बी वेल एक्वेंटेड, यानी जितने भी हमारे इंडियन सिटीज़न हैं, तो ये खाली गवर्नमेंट का काम नहीं है कि भाई रिसोर्स को कौन संभालेगा, तो भाई सरकार करेगी, नो, है ना, वी आर ऑल्सो सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, तो ये हमारी भी ड्यूटी रहेगी। तो हमें भी ये ट्राई करना है, तो उसके लिए हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस फैलानी चाहिए, है ना। गवर्नमेंट भी बहुत सारी एडवर्टाइज बनाते हैं, ऐसे ड्रामाज आते हैं, बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्स को बचाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे एडवर्टाइज भी हम देखते हैं टीवी पे, है ना। तो ये सब होता है। तो गवर्नमेंट जो काम करती है, ऐसे ही लोगों को भी उसके बारे में अवेयर होना चाहिए, प्लस हमें ये हमारी एज ए ड्यूटी समझ के काम करना चाहिए। ओके, तो ये 7 पॉइंट है, ये सातों को हमने कंबाइन किया है ताकि आप इजीली समझ सको। और एक चार्ट है कि जब आप उसको याद भी रख सकते हो, है ना। जो भी हमने 7 पॉइंट आगे देखे वही है कि वे क्या क्या हमें करना है। तो पहला पॉइंट है इवेल्युएट रिसोर्स प्रोबेबली, है ना। तो इससे हम ये मेन पॉइंट भी आप कीवर्ड तरीके से याद कर सकते हो। तो उसमें क्या करना है हमें, यूटिलाइज, अनयूटिलाइज एंड प्रोबेबल, 3 जो है उसको हमें अच्छे से इंफॉर्मेशन उसकी कलेक्ट करनी है। दूसरा पॉइंट है, जो रिन्यूएबल रिसोर्स है उसको हमें और डेवलप करना चाहिए, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो ऐसी चीज़ें हैं कि जो लिमिटेड है, तो हम क्या करेंगे, पर उसको हम बढ़ा सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे। जैसे कि सोलर है, विंड है, वाटर है, उसमें से हम एनर्जी जनरेट करते हैं, तो उसको हमें बढ़ाना चाहिए। सेकंड यहाँ पे दिया है, यूज़ लिमिटेड रिसोर्स रिस्पॉन्सिबली। अभी ये सारा कुछ रिसोर्स ऐसा है कि भाई वो लिमिटेड है, तो हमें साइंटिफिकली आगे जो हमने देखा है ना कि भाई हमें अच्छे से यूज़ करना है, उसको वेस्ट ना हो वो ध्यान रखना है। तीसरा है, रिन्यूएबल रिसोर्स को हमें डेवलप करना चाहिए। चौथा पॉइंट, अवॉइड वेस्टिंग चीप रिसोर्स, है ना। हमने अभी आगे ही देखा, पानी का एग्जाम्पल भी देखा
कि अगर पानी इजीली मिलता है तो ऐसा नहीं कि भाई हमें उसको बिगाड़ना चाहिए। पांचवा है कंजर्व स्केयर रिसोर्स। तो जो भी रिसोर्स ऐसा है कि वो लिमिटेड क्वांटिटी में है तो हमें उसको क्या करना है, फाइंड ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, कि भाई हमें उसकी जगह दूसरा, जैसे पेट्रोल की जगह हम क्या यूज़ करेंगे हम, तो भाई सीएनजी आ गया, इलेक्ट्रिक आ गया। 6 पॉइंट एनफोर्स कंजर्वेशन लॉ, है ना, कि भाई प्रॉपरली उसका लॉ बनना चाहिए और उसको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो भी करवाना है। देन 7 एनफोर्स कंजर्वेशन लॉ, अगेन वही चीज़ है, एंड रेज पब्लिक अवेयरनेस, लोगों के अंदर हमें पब्लिक अवेयरनेस करानी पड़ेगी, लोगों को बताना चाहिए और जितने भी सिटीज़न हैं उनको भी इसके बारे में पता चले, तो इन सारी चीज़ों से हम प्लानिंग कर सकते हैं प्रॉपरली कि किस तरह से जो रिसोर्स है उसको हम कंजर्व कर सकें। ओके, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है सॉइल फॉर्मेशन, है ना, कि भाई सॉइल जो है वो कैसे फॉर्म होती है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, सबसे पहले कि जो पेरेंटल रॉक होता है ना, वो पेरेंटल रॉक जो है उसका वेदरिंग से ब्रेक डाउन होता है ना, कई चीज़ों से, वो जैसे एयर है, वाटर है, उन सभी चीज़ों से भी वो टूटता है और उसका डिनेंडेशन होगा और डिनेंडेशन होके वो धीरे धीरे वो सॉइल में कन्वर्ट होता है। जो सॉइल फॉर्मेशन है उसमें हम सॉइल में ये देख सकते हैं, है ना, ह्यूमस, टॉप सॉइल, उसके नीचे सब सॉइल एंड बेड रॉक, ये सारी चीज़ें होती है। दूसरा यहाँ पे बताया कि क्या क्या चीज़ें सॉइल जो हमारी होती है वो बनने में और क्या अफेक्ट होता है, जैसे कि भैया पेरेंटल रॉक है, तो पेरेंटल रॉक जो है उसमें से सॉइल बनी, तो ये पेरेंटल रॉक टूटता कैसे, उसका डिनेंडेशन कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ों के कारण डिनेंडेशन उनका हो सकता है। जैसे कि क्लाइमेट, है ना भाई, क्लाइमेट में क्या क्या आएगा, तो टेम्परेचर, गर्मी, ठंडी, तो उसकी भी इफ़ेक्ट होती है। सेकंड रेनफॉल, हवा, दूसरा है विंड एंड फॉरेस्ट, तो ये सारी चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं जो रॉक है वो डिनेंडेशन होता है, वो टूटते हैं। सेकंड है ऑर्गेनिज्म, सॉइल जो है वो बनने में दूसरा एक काम करता है ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, तो वो भी यूज़फुल रहते हैं, वो सारे डीके होके जब मिक्स होते हैं सॉइल में तो उसके कारण भी वो मिनरल में हेल्पफुल रहते हैं। रिलीफ, जो लैंड फॉर्म है तो उसमें भी जैसे स्लोप है, एल्टीट्यूड है, टराइन है, वो सब भी हेल्प करेगा। लास्ट टॉपिक है टाइम, कि टाइम जो है तो वो भी ज़रूरी है, कि जैसे जैसे टाइम जाएगा उसके हिसाब से सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो सारे पॉइंट हम देखेंगे आगे, ये मेन चीज़ें हैं जो पेरेंटल रॉक को डिनेंडेशन में हेल्पफुल रहता है। नाउ हम देखेंगे कि भाई क्या सॉइल फॉर्मेशन में मेन 4 चीज़ें होती है। तो फर्स्ट होता है रॉक का वेदरिंग होना, टूटना, वहाँ से फिर सब सॉइल बनना, जैसे यहाँ पे बताया है ना, फिर सब सॉइल में से टॉप सॉइल बनती है, टॉप सॉइल में से एक अच्छी मैच्योर सॉइल तैयार होती है जिसमें अच्छे मिनरल होते हैं और वो अच्छे से हम यूज़ कर पाते हैं। चलो, तो हम इसको अभी अच्छे से समझते हैं कि भाई किस तरह से सॉइल फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज सॉइल, सॉइल किसे कहेंगे हम। सॉइल इज द थिन अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट वेयर प्लांट्स ग्रो, है ना। सॉइल किसे कहेंगे, तो एक थिन लेयर होता है अर्थ के ऊपर, जैसे अपने एप्पल होता है ना, एप्पल के ऊपर एक कवर होता है, तो ऐसे ही जो एक अर्थ के ऊपर थिन लेयर बनता है, जो जो सेडिमेंट्स है उससे वो धीरे 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 वो लेयर तैयार होता है, तो ऐसा जो लेयर बनता है अर्थ क्रस्ट के ऊपर, और उसमें हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, ट्रीज ग्रो होते हैं, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ग्रो होती है, उसे हम सॉइल कहेंगे। सॉइल जो है वो क्या है, एक मिक्सचर है, उसमें क्या क्या होता है, तो मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स कहाँ से आएंगे सॉइल में, तो जो भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो डीके होके सॉइल के अंदर मिक्स होते हैं। दूसरा, जो अर्थ के अंदर लावा है तो उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें बनती है और उसके जो मिनरल्स है वो सॉइल में मिक्स होते हैं। देन ह्यूमस, डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल, है ना, जैसे हमने आगे मिनरल में देखा, तो ह्यूमस भी बनता है जब प्लांट एंड एनिमल डिके होता है, तो उसी में से फिर ह्यूमस तैयार होता है। वाटर, वो भी ज़रूरी है, ह्यूमिडिटी उसी के कारण आती है। एयर,
तो उसके कारण भी सॉइल तैयार होने में वो हेल्प करता है। एंड बायोटिक एलिमेंट यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स एट्सेट्रा, जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स और सब सॉइल के अंदर रहता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बन के, वो मिक्सचर हो के फिर हमारी सॉइल को तैयार करती है। एंड सॉइल के नीचे अगर हम देखें तो क्या होता है, पेरेंटल रॉक। पेरेंटल रॉक यानी जो मेन रॉक होता है सबसे पहले वाला ना, इसे पेरेंटल रॉक कहेंगे। और उसी रॉक में से फिर डिनेंडेशन होके वो टूट के उसमें से सॉइल तैयार होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या बताया हमें, मेन याद रखना है डेफिनेशन कि भाई सॉइल किसे कहेंगे। तो सॉइल क्या है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट वेयर वी कैन ग्रो वेजिटेशन। दूसरा है ये जो है सॉइल, वो क्या है, मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है सॉइल, तो इसमें ये सारी चीज़ें आती है। उसमें मिनरल होता है, ह्यूमस, वाटर, एयर एंड बायोटिक एलिमेंट, ये सारी चीज़ें मिलके उसमें से सॉइल फॉर्म होती है। ओके, चलो नेक्स्ट, हाउ सॉइल इज फॉर्म। अभी जैसे हमने आगे देखा कि भाई सॉइल है, पर सॉइल फॉर्म कैसे होती है। तो पूरी जो प्रोसेस है अगर वो हम देखें, तो जैसे हमने आगे देखा था कि भाई पेरेंटल रॉक होता है मेन। पेरेंटल रॉक जो है उसका वेदरिंग होगा, वेदरिंग होके फिर वो मिक्स होगा, है ना, अर्थ के अंदर ही वो सब जितने भी एलिमेंट्स है, सेडिमेंट्स है, वो सारी चीज़ें मिक्स होती है और फाइनली उसमें से रॉक बनता है। देख सकते हैं हम कि जो पेरेंटल रॉक होता है इस तरह से। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो पेरेंटल रॉक है उसका डिनेंडेशन होता है। डिनेंडेशन होना यानी जैसे हमने आगे देखा कि उसका इरोजन होता जाता है, वो टूटता है, और वो टूटने के कारण जो डिनेंडेशन या वेदरिंग हम कहेंगे, उसके बाद क्या होगा, ये जो सारे रॉक के टुकड़े बने, वो टुकड़े धीरे धीरे मिक्स होते हैं और स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स उसके बन जाते हैं। अब ये जो स्मॉल पार्टिकल बने उसके साथ और मिक्स होता है एयर एंड वाटर। तो जैसे ही सॉइल के साथ एयर एंड वाटर मिक्स हुआ तो वो भी हेल्प करेगा। साथ में जो ह्यूमस, प्लांट एंड इंसेक्ट्स है जो अर्थ के अंदर होते हैं, धीरे धीरे जो जो चीज़ें ऐसी हम अर्थ के अंदर गई तो वो डीके होगा और वो डीके होके फिर वापस उसमें मिक्स होता है। और फिर धीरे ये सारी चीज़ें जो है ना, पेरेंटल रॉक वो टूट के डिनेंडेशन हुआ, उसके बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स बने। पार्टिकल बनने के बाद उसमें एयर एंड वाटर जो है वो मिक्स होता है, ह्यूमस जो है वो भी उसमें मिक्स होके वो हेल्प करता है, एंड एक थीन लेयर उसमें से तैयार होता है। ये जो थीन लेयर तैयार हुआ उसे हम सॉइल कहेंगे, जो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। ओके, तो इस तरह से पूरा एक सॉइल फॉर्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या हुआ सॉइल फॉर्म में, पेरेंटल रॉक, वेदरिंग, मिक्सिंग एंड फिर उसमें से सॉइल फॉर्म हुई। कैसे, तो पेरेंटल रॉक जो है उसका डिनेंडेशन हुआ, छोटे छोटे उसमें से पार्टिकल्स बने, उसमें मिक्स हुआ एयर, वाटर, ह्यूमस, और फिर जाके उसमें से एक लेयर तैयार हुआ। चलो क्लियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ सॉइल। अब ये जो सॉइल बनी तो कैसे बनी, वही जो आगे हमने देखा उसको थोड़ा हम डिटेल में देख लेंगे कि एक पॉइंट भी आप उसमें बनाकर ऐसे याद रख सकते हो कि भाई क्या क्या कंपोनेंट है जो सॉइल के अंदर हेल्प करते हैं सॉइल को फॉर्मेशन में। तो आगे हमने जो देखा ऐसा ही है, जैसे कि मिनरल्स है, एक चीज़ सॉइल फॉर्म में हेल्प करती है, वो क्या है, मिनरल। तो मिनरल क्या करता है, हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है सॉइल को, कि जितने भी मिनरल अच्छे होंगे उतना एग्रीकल्चर उसमें अच्छा ग्रो होगा, फार्मिंग अच्छी कर सकेंगे, है ना, तो वो ज़रूरी है। दूसरा उसमें कंपोनेंट हमने देखा कि क्या होता है, ह्यूमस। ह्यूमस का रोल मेन क्या होगा, इंक्रीज फर्टिलिटी, वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। अगर सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होगी तो कोई भी क्रॉप हम ग्रो करेंगे उसका प्रोडक्शन अच्छा आएगा। थर्ड है वाटर। वाटर जो है वो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है,
चौथा है एयर। एयर का मेन क्या रहेगा, तो जो नीड्स फॉर द रूट्स एंड माइक्रोब्स, बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स अर्थ के अंदर रहते हैं, और दूसरा जो उसके ट्री के रूट्स है, तो दोनों को एयर चाहिए, तो वो एयर भी उसको मिलेगी। एंड बायोटिक एलिमेंट, इट हेल्प्स डीकम्पोजिशन, जितने भी बायोटिक एलिमेंट है वो डीकम्पोज करने में हेल्पफुल रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं वो एक सॉइल का कंपोनेंट बनता है ना, कि भाई मेन चीज़ें है जो सॉइल में आती है वो मिनरल, ह्यूमस, वाटर, एयर एंड बायोटिक एनिमल्स, और ये सब हेल्प करते हैं। इनका मेन रोल वो भी हमने देखा कि किस तरह से वो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। चलो आगे देखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। अभी जो सॉइल बना तो उसमें क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कहीं पर हम देखते हैं तो रेड सॉइल होती है, कहीं पर ब्लैक सॉइल होती है, तो ये भाई अलग अलग क्यों, तो कुछ फैक्टर होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। जैसे कि पहला है क्लाइमेट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंट्रोल सॉइल टाइप। तो जो भी सॉइल बनती है वो सारी सॉइल के अंदर इम्पोर्टेंट रहता है ये, है ना, क्लाइमेट। अगर क्लाइमेट जितना अच्छा होगा, हम देख सकते हैं कि भाई अगर क्लाइमेट जैसा है उसके हिसाब से वहाँ पे सॉइल फॉर्म होती है ना, कि भाई वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। अगर टेम्परेचर गर्मी वाला है तो वहाँ पे उस प्रकार की सॉइल फॉर्म होती है। अगर कोल्ड एनवायरनमेंट है वहाँ का तो उसके प्रकार की सॉइल तैयार होती है। दूसरा है रेनफॉल, है ना, रेनफॉल भी इसके अंदर बहुत अफेक्टफुल रहता है। किस तरह से, तो जो रेन है, अगर ज़्यादा रेन होती है तो वहाँ पे जो सॉइल है उसका इरोजन भी ज़्यादा रहेगा, तो उसके हिसाब से सॉइल बनेगी। पानी ज़्यादा है तो ज़मीन के अंदर पानी भी ज़्यादा जाएगा, तो उसके हिसाब से वहाँ पे सॉइल बनती है। सेकंड है पेरेंट रॉक। तो जो पेरेंट रॉक है ना, पेरेंटल रॉक जो रहेगा, जो रॉक में जो मिनरल कंटेंट है उस टाइप का वहाँ पे मिनरल हमें वो सॉइल में देखने को मिलेगा। थर्ड है वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिज्म। तो वो ह्यूमस फॉर्म करने में हेल्प करता है वेजिटेशन। तो जितना अच्छा वेजिटेशन वहाँ होगा और जिस टाइप का वेजिटेशन होगा उतना वो हमें देखने को मिलता है। टाइम, सॉइल जब फॉर्म होती है तो वह एकदम से नहीं हो जाती है ना, सालों लग जाते हैं, हज़ारों साल लगते हैं, तब एक लेयर बनता है सॉइल का। तो टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं तब जाके बनता है। एंड लास्ट होता है इनंडेशन, कि भाई कितना फास्ट इनंडेशन होता है, स्लो होता है। तो जैसे जैसे ब्रेक जो होता है रॉक का और उसमें से पार्टिकल्स जो छोटे छोटे बनते हैं, तब जाके ये पूरा सॉइल जो है वो तैयार होता है, एकदम से नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है कि भाई सॉइल जो है वो बनती है तो उसमें कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेन 2, 4 एंड 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्लाइमेट, पेरेंटल रॉक, वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिज्म, टाइम एंड इनंडेशन, ये 5 चीज़ें हैं जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं सॉइल बनने के अंदर। दूसरा, ये मेन चीज़ हमें इजीली आप समझ सकते हो ऐसे कि भाई अगर रॉक जो है वो सेम रॉक होते हैं, जैसे पेरेंटल रॉक है, अभी उसमें क्लाइमेट अगर डिफरेंट रहा, है ना, तो उससे क्या होगा, अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो वहाँ पे उसकी सॉइल में भी चेंज आ जाता है। जिस प्रकार का वहाँ का क्लाइमेट होगा उस प्रकार का वहाँ पे हमें चेंज देखने को मिलेगा। पर अगर रॉक भले ही डिफरेंट हो पर क्लाइमेट अगर सेम है तो यहाँ पे सॉइल जो बनेगी वो सिमिलर सॉइल बनेगी, वो अलग अलग नहीं बनेगी, है ना। तो थोड़ा ट्विस्ट है, पर समझने के लिए हम इसीलिए याद रख सकते हैं कि भाई इम्पोर्टेंट क्या होता है, क्लाइमेट। अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो सॉइल चेंज होगी, अगर क्लाइमेट सेम रहेगा तो उसमें सॉइल भी सेम रहेगी, है ना। तो इतने फैक्टर है, आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमस। जब भी हम सॉइल फॉर्म होती है तो सॉइल फॉर्म के अंदर ह्यूमस का भी एक मेन काम होता है। इट फॉर्म डिकेड प्लांट एंड इंसेक्ट। तो ह्यूमस का मेन काम क्या रहेगा यहाँ पे, तो जितना भी प्लांट्स है, इंसेक्ट्स है, वो डिके होते हैं, डिके होके सब ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाते हैं
और वो काम क्या करेगा, तो उससे सॉइल है वो फर्टाइल बनती है ना। जितने प्लांट्स के मिनरल है, इंसेक्ट्स के अंदर या एनिमल्स हो या कुछ भी, वो सभी जो लिविंग बीइंग थे तो वो सब भी डीके होके मिक्स हो जाएंगे, तो वो सारे भी मिनरल्स सॉइल में जाएंगे तो सॉइल और फर्टाइल होगी। दूसरा, वो फिर वेजिटेशन को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से ह्यूमस है वो भी एक इम्पोर्टेंट रहता है। लास्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अभी जो सॉइल है वो कैसे क्लासिफाइड की जाती है ना। तो हम उसमें देख सकते हैं कि भाई कलर के बेस पे, जैसे ब्लैक सॉइल है तो वो ब्लैक कलर की होती है, रेड कलर वाली है उसको रेड सॉइल जो कहते हैं, है ना। तो कलर के बेस पे हम उसको क्लासिफाइड करते हैं। क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, पेरेंटल रॉक, स्ट्रक्चर एंड ह्यूमस कंटेंट, ये सारी चीज़ें जो है उससे हम सॉइल को क्लासिफाइड करते हैं। हाँ, तो अगर हमें शॉर्ट में इसको अच्छे से समझना हो कि भाई सॉइल फॉर्मेशन, तो ये सारा हम पॉइंट एक में ही कवर किया है। आप इजीली इसको एज ए कीवर्ड में याद रख सकते हो, तो इजी आपको याद रहेगा। पहला हमने देखा व्हाट इज सॉइल। सॉइल किसे कहेंगे, तो थिन अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, है ना। अर्थ क्रस्ट के ऊपर का जो एक पतला सा जो लेयर है उसे हम सॉइल कहेंगे। फिर देखा कि उसमें मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर में मिनरल, ह्यूमस, वाटर, एयर एंड बायोटिक एलिमेंट, ये सारी चीज़ें मिक्स होके उसमें से फिर सॉइल तैयार होती है। सेकंड पॉइंट हमने देखा कि ये जो सॉइल फॉर्मेशन बनता है वो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले पेरेंटल रॉक। पेरेंटल रॉक जो है उसका डिनेडेशन होता है बाय वेदरिंग। उसके बाद ये जो रॉक है वो टूटेंगे, टूटने के बाद उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे। वो पार्टिकल्स जो है वो मिक्स होते हैं, है ना, जिसके अंदर एयर, वाटर वो मिक्स होगा। दूसरा, ह्यूमस और वो सब है तो वो सारी चीज़ें भी उसमें मिक्स होगी, और उसमें से फिर फाइनली सॉइल फॉर्म होती है। ये जो सॉइल फॉर्म हुई उसमें से फिर वो क्या करता है, प्लांट को ग्रो करने में हेल्प रहता है। ओके, चलो ये बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि कंपोनेंट ऑफ सॉइल है वो, कि भाई सॉइल के लिए क्या क्या कंपोनेंट है जो हेल्पफुल रहता है। तो उसमें मिनरल होता है। मिनरल का काम क्या है, उसको न्यूट्रिएंट्स देना, है ना। मिनरल्स क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। सेकंड है ह्यूमस। ह्यूमस क्या करता है, तो उसकी वही फर्टिलिटी बढ़ाता है। वाटर है तो वो ग्रोअर प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। एयर है तो वो क्या करता है, माइक्रोब्स एंड जो रूट्स है उसके लिए एयर ज़रूरी है। एंड बायोटिक एलिमेंट, तो वो भी डिकम्पोजिशन के अंदर हेल्पफुल रहता है। ओके, चौथा पॉइंट है वो हमने देखा था कि कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं सॉइल फॉर्म करने में, कि जब सॉइल बनती है तो क्या क्या चीज़ें उसमें अफेक्ट करेगी। पहला हमने देखा क्लाइमेट, कि वह अगर क्लाइमेट जो है उसमें मेन इम्पोर्टेंट रहेगा कि टेम्परेचर ठंडा है कि गर्म है। दूसरा, रेनफॉल, हैवी रेनफॉल वाला एरिया है कि बहुत डेजर्ट वाला, कि जहाँ बहुत कम बारिश होती है, तो वो भी अफेक्ट करता है। पेरेंटल रॉक, जो रॉक है उसके हिसाब से जैसे रॉक हो गए ऐसे उसके मिनरल हो गए, तो वो भी अफेक्ट करता है। देन वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिज्म, तो वो ह्यूमस फॉर्म करने में हेल्प करता है। टाइम है ना, हज़ारों साल लगते हैं तब जाके सॉइल फॉर्म होती है। एंड इनंडेशन, जो वेदरिंग हुआ और रॉक जो है उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं। तो ये सारे फैक्टर है वो सॉइल फॉर्म करने में अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बता इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमस, कि भाई ह्यूमस का क्या इम्पोर्टेंट है, तो वो प्लांट एंड इंसेक्ट जो डीके होते हैं, है ना, तो उसमें हेल्प करता है। दूसरा, सॉइल को वो ज़्यादा फर्टाइल बनाता है। फर्टाइल सॉइल जो है वो फिर वेजिटेशन ग्रो करने में हेल्प करता है। और ये जो सॉइल बनती है उसको हम क्लासिफाइड करते हैं इन सारी चीज़ों से। कौन सा, कलर, क्लाइमेट, पेरेंटल रॉक, स्ट्रक्चर एंड ह्यूमस कंटेंट, ये सारी चीज़ें बन के उससे हम सॉइल को क्लासिफाइड करते हैं कि वो ये कैसे है। तो आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल।